नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है युवा बोध एकेडमी में। हम कॉमर्स से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस सेट के लिए एमसीक्यू बेस क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आपके बीच जो है शेयर करने की कोशिश करेंगे। जो टॉप 20 क्वेश्चन बड़े इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं को आपके बीच तक डेली लाने का कोशिश करते हैं हम। तो आइए चलते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अवधारणा के कारण काले धन का निर्माण होता है? ऐसी कौन सी अवधारणा है जिसके माध्यम से काले धन का निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, दूसरे नंबर पर है रूढ़िवादिता की अवधारणा, तीसरे नंबर है महत्वता की अवधारणा और चौथा नंबर है एकरूपता की अवधारणा। तो दोस्तों रूढ़िवादिता की जो अवधारणा है, रूढ़िवादिता अवधारणा के कारण जो है काले धन का निर्माण होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है, पुस्तपालन में निम्नलिखित कार्य होता है। पुस्तपालन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य होता है? तो बताएं, बुक कीपिंग का कौन सा कार्य होता है? तो पहचान करना, वर्गीकरण करना, सारांश करना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है पहचान करना, विश्लेषण करना और जांच करना। फिर इसके बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आता है पहचान करना, लिखना और वर्गीकरण करना। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो पुस्त पालन होती है या बुक कीपिंग होती है, उसमें जो है हम क्या क्या करते हैं? पहचान करते हैं, मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कुछ जो आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर इसके बाद क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं और इसके बाद वर्गीकरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इज करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी, पहचान करते हैं, फिर उसके बाद उसको लिखते हैं, फिर इसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, पूंजी खाता व आहरण खाता किस अवधारणा के अंतर्गत बनाया जाता है? पूंजी खाता और आहरण खाता किस अवधारणा के अंतर्गत बनाए जाते हैं? तो निरंतरता की अवधारणा के आधार बेस पर, पृथक अस्तित्व की अवधारणा या मिलान अवधारणा, या ऑप्शन नंबर डी है उपार्जन अवधारणा। तो पूंजी खाता और जो आहरण खाता होते हैं वो पृथक अस्तित्व अवधारणा के बेस पर हम बनाते हैं, क्योंकि व्यापार और व्यापारी दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इस कंसेप्ट के अनुसार जो है पूंजी खाता और आहरण खाता खोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिर इसके बाद आता है दोस्तों रूढ़िवादिता परंपरा का प्रभाव है। रूढ़िवादिता परंपरा का प्रभाव क्या देखने को मिलता है? संपत्तियों की अधिमूल्यन पर, संपत्तियों की अवमूल्यन पर, या डूबत या संदिग्ध ऋणों का प्रावधान करने पर, या दायित्वों का अवमूल्यन पर। तो रूढ़िवादिता परंपरा का जो प्रभाव देखने को मिलता है हमारे ट्रांजैक्शन में, वो संपत्तियों के अवमूल्यन पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों पाँचवा, कौन से संचय को चिट्ठे में नहीं दर्शाया जाता है? कौन सा ऐसा संचय है जिसको हम चिट्ठे में नहीं लिखते हैं? तो ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है पूंजी संचय, ऑप्शन नंबर बी है आयगत संचय, और ऑप्शन नंबर है गुप्त संचय, ऑप्शन नंबर है डी है सामान्य संचय। तो आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कौन सा ऐसा संचय है जो चिट्ठे में हम नहीं दिखाते हैं? तो गुप्त संचय को हम लोग चिट्ठे में नहीं दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, क्योंकि गुप्त संचय एक ऐसा संचय होता है जिसको हम बैलेंस शीट में बढ़ा चढ़ा करके उसको दिखाते हैं। एसेट्स को कम दिखाते हैं, लायबिलिटीज़ को ज़्यादा दिखाते हैं। ऐसे संचय को क्या बोलते हैं? गुप्त संचय बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 6 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रेडिट नोट का प्रयोग किया जाता है। क्या है दोस्तों? क्रेडिट नोट का प्रयोग किया जाता है क्रय वापसी बही में, विक्रय वापसी बही में, या क्रय बही में, या विक्रय बही में। आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों क्रेडिट नोट का प्रयोग किया जाता है किस में? क्रय वापसी बही में या विक्रय वापसी बही में? तो दोस्तों क्रेडिट नोट का जो हम प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग करते हैं विक्रय वापसी बही के लिए। किसके लिए? विक्रय वापसी बही के लिए। इसके बाद व्यक्तिगत खाते का क्रेडिट शेष होता है, और क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, व्यक्तिगत खाते का क्रेडिट शेष होता है हस्तगत रोकड़, देनदार, या अर्जित आय, या लेनदार। तो व्यक्तिगत खाते का, अगर हम व्यक्तिगत खाते का जो रूल है उसको अगर देखें समझें तो उसमें ये निकल के आता है कि जो लेनदार होता है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अगर व्यक्तिगत खाते के रूल के अनुसार अब आप देखेंगे तो उसको हम लेनदार को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर दोस्तों आता है 8वां नंबर,
पुस्त पालन है, बुक कीपिंग क्या है, एक साइंस है, साइंस एंड आर्ट दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग बताएं, पुस्त पालन है क्या, विज्ञान है, न कला है न विज्ञान है, सिर्फ कला है कि कला और विज्ञान दोनों हैं। तो बुक कीपिंग क्या होती है दोस्तों, कला और एंड साइंस का दोनों का क्या है, कम्बिनेशन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आता है, पुस्त पालन की सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रणाली कौन सी है, बुक कीपिंग की जो है सर्वाधिक वैज्ञानिक साइंटिफिक मेथड कौन सा है। तो पहला ऑप्शन नंबर है इकरा लेखा प्रणाली, दूसरा नंबर है भारतीय बही खाता प्रणाली, और ऑप्शन नंबर डी है, सी है रोकड़ प्रणाली, और ऑप्शन नंबर डी है दोहरा लेखा प्रणाली। तो बुक कीपिंग की सर्वाधिक वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक पद्धति है वो है दोहरा लेखा प्रणाली, डबल अकाउंटिंग सिस्टम प्रणाली। क्या होती है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम प्रणाली जो है सर्वाधिक वैज्ञानिक देखी गई है, क्योंकि इसमें दोनों तरीके के लायबिलिटीज और दायित्व के दोनों का रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए ये सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, लूका पेसियोली ने अपनी पुस्तक लिखी थी, जो लूका पेसियोली थे इटली के, वो अपनी पुस्तक कब लिखे थे, उसका सन क्या था। तो लूकस पेसियोली का जो ऑप्शन नंबर 1 है वर्ष 1994, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1494, और वर्ष नंबर ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 1449 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1949। तो दोस्तों आप लोग बताएं लूका पेसियोली अपनी पुस्तक कब लिखी थी। तो लूकस पेसियोली द्वारा पुस्तक लिखी गई थी 1494 ईस्वी में। इसमें दोस्तों बहुत सा ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा ईजी है, पर इसमें ऐसे ऑप्शन 4 हैं जो एक दूसरे को कन्फ्यूजन करते हैं। तो इसमें करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। लूकस पेसियोली द्वारा पुस्तक लिखी गई थी 1494 ईस्वी में इटली में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 11, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक हैं प्रो मार्शल हैं, J.R. बॉटली बॉय हैं, या लूका पेसियोली हैं, या कौटिल्य हैं। ऑप्शन नंबर डी है कौटिल्य हैं। तो आप लोग बताएं कमेंट करके अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौन है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, कौटिल्य थे। फिर इसके बाद लिखा गया क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, भारत में किस प्राचीन ग्रंथ में लेखांकन का वर्णन किया गया था। भारत में किस प्राचीन ग्रंथ के में अकाउंटिंग का लेखांकन का वर्णन किया गया था। ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी है चारक संहिता में, और ऑप्शन नंबर सी है रामायण में, और ऑप्शन नंबर डी है अर्थशास्त्र में। तो भारत में जो है प्राचीन ग्रंथ ऐसी कौन सी ग्रंथ थी, तो लेखाशास्त्र ऐसी ग्रंथ थी जिसमें इसका लेखांकन का वर्णन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आता है, चालू कार्य की लागत ज्ञात की जाती है। क्या दोस्तों, चालू कार्य की लागत ज्ञात की जाती है लागत लेखांकन में। ऑप्शन नंबर बी है कर लेखांकन में, ऑप्शन नंबर सी है वित्तीय लेखांकन में, और ऑप्शन नंबर डी है प्रबंध लेखांकन में। तो दोस्तों आपको बता दें चालू कार्य की जो लागत होती है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, वो लागत लेखांकन में दिखाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। किसमें, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, लागत लेखांकन में हम उसको दिखाते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है, भारतीय बही खाता प्रणाली में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारतीय बही खाता प्रणाली में दोस्तों किस भाषा का, हम किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी का, बंगाली का, या हिंदी भाषा का, या किसी भी भारतीय भाषा का हम प्रयोग करते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताएं भारतीय बही खाता प्रणाली में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें भारतीय बही खाता प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें हम किसी भी भारतीय भाषा का जो है उपयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 15, क्वेश्चन नंबर 15 आता है, कर लेखांकन के अंतर्गत आता है। कर लेखांकन के अंतर्गत आता है, क्या आता है, आयकर आता है, संपत्ति कर आता है, व्यापार कर आता है, ये सभी। तो आप लोगों को दोस्तों बता दें कर लेखांकन के अंतर्गत आयकर और संपत्ति कर, व्यापार कर, ये क्या आते हैं, सभी आते हैं। क्या आते हैं, ये सभी आते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से लेखांकन समीकरण नहीं है। आप लोग बताएं लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर लेखांकन समीकरण नहीं है तो संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। क्या दोस्तों? संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। ऑप्शन नंबर बी है संपत्ति प्लस दायित्व बराबर पूंजी। फिर ऑप्शन नंबर सी है संपत्ति माइनस दायित्व बराबर पूंजी। और ऑप्शन नंबर डी है पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से लेखांकन समीकरण नहीं है। तो दोस्तों संपत्ति जो है दायित्व प्लस पूंजी बराबर क्या होता है? संपत्ति होती है। क्या होता है? दायित्व प्लस पूंजी बराबर संपत्ति होता है। इसके बाद देखें ऑप्शन नंबर बी है संपत्ति प्लस दायित्व बराबर पूंजी। तो दोस्तों जो है संपत्ति प्लस दायित्व बराबर पूंजी नहीं होता, ये ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब ऑप्शन नंबर हम सी में चलते हैं। संपत्ति से माइनस करेंगे क्या? दायित्व, तो हमारा क्या निकल के आता है? पूंजी निकल के आती है। क्या निकल के आता है? पूंजी निकल के आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब हम ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं। पूंजी बराबर क्या? संपत्ति माइनस दायित्व। अगर हम संपत्ति से जितनी हमारी एसेट्स है उससे हम लायबिलिटीज घटा देंगे तो हमारी पूंजी निकल करके आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी इनकरेक्ट है, गलत है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 17। लेखांकन की आदर्श अवधि होनी चाहिए। एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए क्या आदर्श अवधि होनी चाहिए? तो 6 माह की होनी चाहिए कि 9 माह की होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी है 15 माह की होनी चाहिए कि 12 माह की होनी चाहिए? तो हमारी अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग लेखांकन पीरियड में कितनी माह की अवधि आदर्श अवधि मानी जाती है दोस्तों? तो 12 माह की जो अवधि होती है उसको हम क्या मानते हैं? एक आदर्श अवधि मानते हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों पूर्वदत्त व्यय एक मद है। जो पूर्वदत्त व्यय है वो एक मद है। किस प्रकार का व्यय है? आयगत प्राकृतिक का या पूंजीगत प्राकृतिक का या स्थगित प्राकृतिक का या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पूर्वदत्त व्यय होता है वो आयगत प्राकृतिक का नेचर का होता है। कैसा होता है? आयगत प्राकृतिक का नेचर का होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 आता है। स्थायी संपत्तियों पर हास एक मद है। जो स्थायी संपत्तियों पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो किस प्रकार का मद है, किस प्रकार का एक्सपेंसेज है, उसके बारे में हम दिखाया गया। आयगत व्यय है या पूंजीगत व्यय है या संचय है या समायोजन है? आप कमेंट करके बताएं। स्थायी संपत्तियों में जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं वो किस प्रकार का मद है? तो आयगत व्यय है या पूंजीगत व्यय है या संचय है या समायोजन है? तो दोस्तों जो स्थायी संपत्तियों पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो हमारी एक तरह की आयगत एक्सपेंसेस है, क्योंकि हर साल हम डेप्रिसिएशन संपत्ति में लगाते हैं एक निश्चित रेट पर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 20। स्टॉक के मूल्यांकन के संबंध में कौन सा मानक सही है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो स्टॉक के मूल्यांकन का जो हम मानक निर्धारित करते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डिफाइन करता है। कौन से करता है दोस्तों? अकाउंटिंग नंबर 2 डिफाइन करता है। तो आज के जो हमारे सवाल थे टॉप 20 टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए थे। तो ऑलरेडी हम डेली ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे प्रैक्टिस सेट, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की डेट जो है आ गई है। पीजीटी की जो डेट है अक्टूबर 15-16 अक्टूबर है और टीजीटी की जो डेट है वो 18-19 दिसंबर है। तो इसलिए हमें अब कंटिन्यू फिर से प्रैक्टिस अपना करते रहना है। तो डेली बेस पर हम कॉमर्स संबंधित जो एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी से संबंधित चैप्टर वाइज जो है कुछ सेटअप 20 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस लेकर के जरूर आएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें अपने दोस्तों तक और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितने दोस्त हमारे नए व्यूअर होंगे कॉमर्स संबंधित यदि तैयारी करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।